हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम संपूर्ण पॉलिटी पाठ्यक्रम देख रहे हैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे 7वां लेक्चर की ओर। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, वहाँ सुनने की कोई प्रावधान नहीं है। जब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप सोचिए कि कहीं नहीं है। यूपीएससी में पूरा तैयारी में अगर फिर भी आपको 300 से 400 पेज नहीं ख़त्म हुआ तो फिर आपके लिए वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे। और ये नोट्स जो है सो आप यूट्यूब के पूरा इतिहास में देख लीजिएगा, कोई इस तरह से नोट्स के साथ आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। चलिए हम देखते हैं, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें, लेकिन आप कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। संसदीय शासन एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं शासन क्या होता है। शासन होता क्या है? क्योंकि देश चलता है शासन से, और शासन जो होते हैं वो व्यक्तियों का शासन होता है या व्यक्ति का भी शासन होता है। व्यक्तियों मतलब होता है सभी व्यक्ति की शासन आ जाएगा, व्यक्ति मतलब केवल एक व्यक्ति की शासन। तो शासन हम दो तरह को देखेंगे। एक होता है एक व्यक्ति का शासन, एक होता है सभी व्यक्तियों का शासन। जो एक व्यक्ति के शासन होता है उसको हम बोलते हैं एक तंत्र। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिर भी एक तंत्र, तंत्र मतलब होता है सिस्टम, प्रणाली, सिस्टम, एक लोग का सिस्टम, वो एक ही लोग पूरा चलाएंगे। उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोक्रेसी। क्या बोलते हैं? मोनोक्रेसी। आप जैसे डेमोक्रेसी की बात सुने होंगे क्या कि इंग्लिश में थोड़ा सा लगता है, बाकी लोकतंत्र तो सुने ही होंगे। ये जो होते हैं व्यक्तियों का शासन, ये होता है लोकतंत्र, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो लोकतंत्र होते हैं ना, अभी जो हमारा देश है ये लोकतंत्र ही है। बहुत सारे देश लोकतंत्र है, बहुत सारे देश जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन है, तानाशाही है या डिक्टेटरशिप बोलते हैं, सुने होंगे। जैसे साउथ कोरिया हो गया, चीन हो गया, वहाँ पे क्या है, इस तरह के ही चलता है। ऐसे चीन में नहीं कह सकते एक तंत्र है, लेकिन हाँ, एक अगर ज़्यादा दिन के पार्टी भी कहीं ना कहीं उधर तानाशाह की ओर ले जाता है। अगर एक पार्टी ही पूरा देश चलाते रहे तो, क्योंकि यही तो होता है लोकतंत्र की लोकतंत्र की सबसे बड़ा खूबसूरत, कि अगर मुझे ये पार्टी पसंद आया, जनता को पसंद आया, तो हम उनको चुनेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे, चुनेंगे, नहीं आएगा हटा देंगे। लोकतंत्र में ये होता है। तो देखिए, तो जो लोकतंत्र होता है, जो सभी व्यक्ति शासन होता है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट
डेमोक्रेसी। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है वहाँ पे होता है लोकतंत्र, जो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ पे कम जनसंख्या हो, जिस देश की कम जनसंख्या हो वहाँ प्रत्यक्ष तरीके से लोकतंत्र हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो इसमें होता है लोगों जो होते हैं, लोगों की सीधे भागीदारी, इसमें क्या था, लोगों की सीधे भागीदारी। देखिए सीधे भागीदारी का कहने का मतलब है जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ लोग सीधा जो सो क्या जो शासन चलाते हैं उनको चुन लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों को उदाहरण मिलता है। कहिए कैसे मिलता है, तो देखिए जब हमारे यहाँ सरकार कितने कितने हैं, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और एक है लोकल सरकार जिसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार में दो तरह के सरकार आते हैं, एक होता है नगर पालिका सरकार और एक होता है ग्राम पंचायत की सरकार। तो देखिए जब हम ग्राम पंचायत की सरकार होते हैं वहाँ पे आप देखिएगा अच्छा से, जब ग्राम पंचायत की जो चुनाव होते हैं उसमें जितने 18 साल के ऊपर जिनके जो सो मतदान जो है सो देने के लिए वैलिड है, जिनके पास मतगणना के लिए उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो जिनके पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है 18 वर्ष से ऊपर है, वो क्या करते हैं सीधा जो सो चुनते हैं किनको, प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि मतलब कौन सा, जो वहाँ के मुखिया बनते हैं, जो वहाँ के पंचायत समिति बनते हैं, जो वहाँ के वार्ड बनते हैं, वार्ड मेंबर। वैसे ही जो सो नगर पालिका में होते हैं, आप देख रहे होंगे सीधा जनता जो है सो किसको चुनते हैं, मेयर को चुनते हैं। सीधा जनता किसको चुनते हैं, वार्ड को चुनते हैं। वो क्या है, यहाँ पे सीधा चुनने की प्रक्रिया है। इसीलिए बोल सकते हैं कि हमारे भारत में जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की देखने को मिलता है। अब आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पे जनता जो होता है डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, यहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं। जैसे मान लीजिए राज्य की जो चुनाव होता है और केंद्र के जो चुनाव होता है वो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक होते हैं उसको हम लोग चुनते हैं, और विधायक क्या करते हैं आपस में एक मुख्यमंत्री को चुन लेते हैं और मुख्यमंत्री शासन करते हैं इनडायरेक्ट रूप से। मान लीजिए चुनते हैं किसको, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री को तो नहीं चुनते हैं। वैसे सेंट्रल में क्या होता है, हम लोग सीधा पीएम को तो नहीं चुनते, प्रधानमंत्री जी को, हम क्या करते हैं सांसद को चुनते हैं, और सांसद जो है सो अपने में से एक बंदे को पीएम के लिए चुनते हैं। तो क्या करते हैं, हमारी बात को वहां पे ले जाते हैं। सांसद का काम क्या होता है, हमारी बात को वहां तक ले जाना, सांसद में जो मंत्री सब है उनके पास ले जाना। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, वो डायरेक्ट हम अपनी बात को रख लेते हैं सामने। अगर वहाँ पे हमको पसंद आया तो ठीक है, हटा भी सकते हैं, ये भी है। तो इसका जो है सो हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसकी उदाहरण की बात करें, जैसे की बात करें तो जैसे में देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे एक स्विट्जरलैंड है देश, स्विट्जरलैंड देश है जहाँ पे अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि स्विट्जरलैंड जो है सो किस महादेश का हिस्सा है। और एक तो हमारे भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, ग्राम पंचायत और एक होता है नगर पालिका। नगर पालिका
तो जो ग्राम पंचायत में होते हैं, यहाँ पे किन को चुनते हैं हम? यहाँ पे चुनते हैं मुखिया को। एग्जाम्पल लेते हैं, मुखिया और कहीं कहीं प्रधान होते हैं, ठीक है। और यहाँ किसको चुनते हैं? मेयर को। यहाँ पे मेयर और मुखिया को क्या करते हैं? जनता डायरेक्ट चुनते हैं, इसीलिए क्या हो गया? ये डायरेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण हो गए। अब हम चलते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो है सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। हम इसको क्यों अपनाए हैं? क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या में जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे सब जनसंख्या में एक नहीं हो सकता है इतना बड़ा इलेक्शन, इसीलिए हम वहाँ पे कुछ बंदे को भी, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और उनके तरह हम नहीं शासन करते हैं, हम ही मतलब लोग शासन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में? यहाँ पे प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या? ये जनता का वहां पे क्या कर रहे हैं? जनता की बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ पे? संसद में या विधान मंडल में, राज्य के जो होते हैं, ये हमारे बातों को यानी कि जनता की बातों को वहां पे रखते हैं। चलिए अब आते हैं, आगे चल के हम देखेंगे जिस पे हम सबसे बड़ा आएंगे कि यही जो है सो दो तरह के होते हैं। कौन सा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये जो प्रतिनिधि चुनते हैं इसमें दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संसदीय शासन प्रणाली और एक होते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आपको हम बताए हैं पृथक्करण सिद्धांत में, थोड़ा सा याद कीजिए। अभी जो पिछले लेक्चर है उसमें बताए हैं कि यूएसए का कैसा है और ब्रिटेन का कैसा है और भारत का कैसा है, और थोड़ा बहुत याद आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ की जहाँ पे संसद ही सर्वोच्च है, ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। तो इसका जो है प्रतिपादन या कह सकते हैं जनक कौन है? संसदीय शासन प्रणाली का जनक हो गए ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं यूके। जनक कौन हो गए? ब्रिटेन। इसी में जो है सो हम इसी को प्रधानमंत्री प्रणाली या वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या इसी को कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसे प्रधानमंत्री प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या फिर कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं। आप अगर देख लेंगे जहां पर प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली है तो आप सोच लीजिएगा वहां पे कौन सा प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। जहाँ पे वेस्टमिनिस्टर जैसो प्रणाली है वहाँ पे क्या सोचिएगा? संसदीय प्रणाली है। जहाँ पे कैबिनेट प्रणाली है वहाँ पे क्या है? संसदीय प्रणाली है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर, ये क्यों नाम पड़ा? तो देखिए क्योंकि ब्रिटेन में
ब्रिटेन के वेस्ट मिस्टर नामक स्थान पर पहली बार संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इस जगह पे ही पहली बार क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली को अपनाई गई थी, इसीलिए इसको इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो आगे देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में इसका जनक कौन है, थोड़ा भी अगर आपको याद होगा कि इसका जनक जो है सो कौन हो जाएगा, अमेरिका। जनक कौन हो जाएगा, अमेरिका, मतलब यूएसए। इसी को क्या बोलते हैं, इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा शक्ति में होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति तो होते हैं लेकिन वो एक नाम मात्र के होते हैं। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, ताज, और अपने यहाँ के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही बोलते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो राष्ट्रपति है उनका नाम मात्र जो है, केवल नाम मात्र, वो राष्ट्र अध्यक्ष का प्रमुख होते हैं, इसीलिए उनको नाम मात्र की शक्ति है। और जो वास्तविक शक्ति है, रियल शक्ति है, वो प्रधानमंत्री में ही निहित है, प्रधानमंत्री के ही पास है। ऐसे ही ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री फुल शक्ति में होते हैं। वहाँ पे ज़्यादा इलेक्शन में खर्चा जो भी है, जितना भी होता है, सब पीएम के चुनाव में ही होते हैं। हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ था अभी हाल फिलहाल में, देख रहे थे, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो शायद किसी को पता होता है कि राष्ट्रपति का भी इलेक्शन हुआ है। लेकिन उसी तरह अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो जाए तो देखिए, लगता है 7 चरण में जो है सो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। तो सबसे पावर में कौन है, जो सो यहाँ पे संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन है, वहाँ पे राष्ट्रपति। तो आप लोग को डाउट क्लियर हो गए होंगे कि संसदीय प्रणाली और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन और किस देश में कहाँ है। अगर अपने भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है, लेकिन अपने देश में जो दोनों की मिलता है, आएंगे आगे देखेंगे, दोनों की खूबी मिलता है। तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट आगे अपने इसी वीडियो को लेते हुए। तो हम देखेंगे एक लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र क्या होता है। देखिए यहाँ स्पेस है, हम लिख लेते हैं, काहे कि स्पेस को छोड़े, क्योंकि नोट्स जब आते हैं तो जगह को बहुत महत्व होता है। वैसे आप लोग इतना इतना जगह छोड़ कर रखिएगा ताकि कल को अपडेट करने के लिए ज़रूरी पड़ जाएगा। वैसे हम जो नोट्स बना रहे हैं आपको, ये नोट्स बहुत ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद हम तैयार किए हैं। चलिए, लोकतंत्र क्या मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, लोगों का शासन आप तो जान ही रहे होंगे, बचपन में क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे पॉलिटी में। फिर लोगों की सरकार, लोकतंत्र में लोग जो चाहेगा वह हो सकता है। फिर क्या होगा, संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित। संप्रभुता के सिद्धांत का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ, इसका मतलब सर्वोच्च शक्ति, यानी कि सर्वोच्च सर्वोच्च सार्वत्व, यानी कि सर्वत्र सब कुछ, सर्वोच्च सार्वत्व लोगों के निहित में है, लोगों के ही अंदर निहित है। यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके अंदर है, सर्वोच्च सार्वत्व लोगों में
निहित। देख लिए आराम से, हम लोग देख लिए अच्छे से कि लोकतंत्र ये होते हैं। तो आपको कोई बोलेंगे लोकतंत्र, सीधा अमेरिका, अभी हम देखेंगे अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके अनुसार जो है सो क्या बताए थे, उन्होंने बताए थे लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन लोगों के लिए, यानी कि जनता के लिए, लोगों को द्वारा यानी जनता के द्वारा, यही है लोकतंत्र। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही लोकतंत्र होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं कोड क्या है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, लोगों का शासन, लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। इन्होंने ऐसे बताए थे कि लोकतंत्र क्या है, लोग का ही शासन है, लोगों के लिए ही करना है और लोग के द्वारा ही किया जाएगा, यही हमारा लोकतंत्र है। चलिए देखते हैं कि हमने चाहे बहुत सारे देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों अपनाया है। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं वो व्यवहारिक रूप में क्या है, संभव नहीं है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना, क्योंकि जनसंख्या इतना अधिक है जिसका जो है सो हम कंट्रोल करना ये हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम देखते हैं, लिखते हैं आगे। जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः लोकतांत्रिक प्रणालियां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित है, जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों
के माध्यम से शासन में भागीदारी बनाती है। अगर कहीं कहीं आएगा कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो सीधा सीधा बोल दीजिएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही क्या है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो भी निर्णय इनडायरेक्ट रूप से जनता का निर्णय होता है, इसीलिए इनडायरेक्ट लोकतंत्र बोलते हैं। तो हमने ये देखे हैं। अब हम देखते हैं कुछ और जैसे लोकतंत्र का जो होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसका साधन क्या क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, देखिए इसमें 4 साधन है। तो हम पहले लिखेंगे नागरिकों की पहल। नागरिकों की पहल। देखिए आप जो है ना, यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ होता है सिटीजन्स इनिशिएटिव। दूसरा होता है पूर्व वापसी या स्मरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल। बुला लो, अगर अच्छा काम नहीं किया तो वापस बुलाओ, हटाओ इसको। यही तो है लोकतंत्र। नेक्स्ट है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। अब लास्ट है, या ये भी अंतिम है, इसको बोलते हैं लोकमत। देखिए यूपीएससी में लोकमत संग्रह या जनमत संग्रह ही बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, लेकिन क्योंकि यूपीएससी ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो उनको दिक्कत होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। तो हम एक एक करके देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहला है पहल। यानी कि इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत जनता को यह अधिकार है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अपना प्रारूप तैयार करके और विधायिका के पास भेज सकते हैं। ठीक, और जनता की यह शक्ति जो होता है, जो भेजने की शक्ति है, क्या कहता है? पहल कहता है, इनिशिएटिव कहलाता है। यानी कि जनता आपको लगेगा कि ये कानून बनाना चाहिए, तो अपनी कानून को बना के प्रारूप तैयार करके वो विधायिका के पास यानी विधायक के पास भेज सकते हैं। उनके माध्यम से क्या होगा, अगर वो बन जाएगा तो ये भी क्या है, शक्ति है जनता को। तो पहल, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके अंतर्गत जनता को यह अधिकार है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिए
कानून का प्रारूप तैयार कर विधायिका के पास भेज सकती है। उसके पास भेज सकते हैं, यही क्या है, पहल पहल कहलाते हैं। जनता की शक्ति है, ये क्या है, जनता की शक्ति। नेक्स्ट है, दूसरा है जिसको बोलते हैं पूर्व वापसी या स्मरण या रिकॉल, यानी कि याद दिलाना ही बोल सकते हैं। चलो हटाओ, स्मरण करवाना। तो रिकॉल में क्या होता है, इसमें जो होते हैं, जो कार्यकाल होता है पूर्ण होने से पहले किसी जो चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुला लेंगे और उसको पूर्ण वापसी कहलाएंगे, उसको वापस बुला लेंगे, क्योंकि उस स्थान पे फिर दूसरा को भेज देंगे। वापस बुलाने के कोई कारण, खराब काम किया तो चलो वापस आ जाओ, हटाओ, तुमको नहीं रखना यहाँ पे। ये डायरेक्ट की है, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्ट वाले में होता तो ऐसा होता कि जो खराब काम किया वहीं से हटाओ, हटाओ, उसको निकालो, गद्दी से हटाओ, दूसरा बैठाओ, गद्दी से हटा दो और दूसरा को बैठा दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखते हैं कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुला लेना क्या है, पुनर्वापसी कहलाता है। और इसके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनकर भेजना, यानी कि चुनकर भेज दिया जाता है। यही क्या कहता है, पुनर्वापसी। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा है, इसको बोलते हैं जनमत संग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं रिफरेंडम। देखिए दोनों से लगता है, इसमें जो राय लिया जाएगा वो वैलिड रहेगा, उसको मानना पड़ेगा सरकार के लिए। और जो लोकमत में होते हैं इसमें राय को मानने का अधिकार सरकार को नहीं है, बस राय लेंगे कि इसमें आपकी राय क्या है। और जनमत संग्रह रेफरेंडम में क्या होता है, फैसला लिया जाएगा और जो जनता का फैसला है सर्वमान्य होगा। यही दोनों में अंतर है। तो देखिए लिखते हैं, किसी विवाद के समाधान होता है, समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिए जब लोगों से राय एकत्र की जाए
राय को एकत्र किया गया है की जाए तो यह जनमत संग्रह कहलाता है। यहाँ पर लोगों की राय ही यहाँ समाधान होती है। जो लोग राय दे देंगे उसी से समाधान हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं जनमत संग्रह। और याद कीजिएगा, जब 1947 से की आज़ादी के बाद हमारे ऐसा कौन सा जगह था, गुजरात में, हिंट देते हैं, जहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया था। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर 1947 से पहले बोले तो 1947 के बाद होगा, हम कोई मिस कर रहे हैं, क्या बोल दिए आपको। अगर 1947 से पहले बोलेंगे तो नहीं, पहले नहीं, उसके बाद की बात कर रहे हैं, जब रियायतों को जो है जोड़ना इकट्ठा कर रहे थे अपने भारत में। 553 प्लस रियायतें थे। अब 4th नंबर और ये लास्ट है, लोक मत संग्रह, या कहीं कहीं लिखा रहेगा, लिख देते हैं जनमत संग्रह, लेकिन इंग्लिश में प्लेबिसाइट, ये जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश से ही आप सही पे जा सकते हैं कुछ टर्म, क्योंकि ट्रांसलेटेड सिस्टम चल रहा है, दुनिया ट्रांसलेटेड पे आधारित है। कल ऐसे भी हिंदी दिवस है, कल क्या आज हो गए होंगे 12 बज गए, तो हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और हम लोग यहाँ पे चले हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, करवाने के लिए, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छे से और काम करेंगे। हिंदी में जो कंटेंट नहीं है, जो छितर बितर हो चुका है, सबको इकट्ठा करके एक जगह करके आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दे। इसके लिए आपको सपोर्ट और लाइक और शेयर कमेंट की ज़रूरत है, वो करना होगा, तभी हो पाएगा ये सब। चलिए देखते हैं किसी विषय पर लोगों की सोच क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की राय एकत्र की जाए तब इसे प्लेबिसाइट या लोकमत संग्रह या जनमत संग्रह कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हिंदी दिवस है, आप लोग कुछ एकाध कविता अपने जो सो आपसे उम्मीद करेंगे कि इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा हिंदी में, जिसको उनको पढ़ के बहुत खुशी मिलेगा। प्लीज़ डालिएगा, इतना उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि हिंदी दिवस है तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और जिस तरह से हमारे हिंदियों को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाया गया है देश के लिए, क्योंकि राज्य भाषा के रूप में देश का जो हिंदी भाषा है, यह अगर हम देखेंगे संविधान जब तैयार हो रहा था उसी समय बात हुआ था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन उस समय जो हमारे दक्षिण भारत के जो भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो सब उन्होंने क्या बोले कि कुछ
अड़चन लगाया गया कि नहीं नहीं से हिंदी भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि संविधान में ये दिया गया था उस समय कि हम 15 साल के लिए जो सो ये बना देते हैं कि जब तक 15 साल तक हम इंग्लिश को ही रखते हैं ऑफिशियली भाषा, और आगे चल के हम हिंदी को प्रचार प्रसार करके सरकार जो सो इसको धीरे धीरे अपना राष्ट्रभाषा की ओर मान्यता दिया जाएगा। लेकिन नहीं, उस समय हमें राज्य भाषा के रूप में हिंदी को मिला, और यह हिंदी को राज्य भाषा के रूप में आज तक चलते आ रहे हैं। तो चलिए, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। हाँ, नोट बनाते रहिए। अगर नोट बनाइएगा, क्योंकि साथ के साथ नोट मान लीजिएगा, तो एक पॉलिटी की कंटेंट और पॉलिटी का अच्छा नोट्स और आपको अच्छा सा नॉलेज भी तैयार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक यूपीएससी या एक पीसीएस एस्पिरेंट ही मेहनत अच्छे करते हैं। ऐसा नहीं, हम नीट और जेई वाले के नहीं बोल रहे हैं, उनका अलग ब्रांच है, अलग सिस्टम है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो चल रहे हैं, जो हमारा राज्य व्यवस्था की बात चल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए, अपना नोट बनाइए। अपने हाथ के लिखा हुआ नोट बाद में भी समझ में आता है, जब पढ़ते हैं तब। कंप्यूटराइज प्रिंटेड करके रख लेते हैं, वो रखा ही रहता है। आपको दिखाएंगे यदि मेरे पास कितना सारा जो है सो नोट्स रखा हुआ है, वो केवल रखा रहता है। जो अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, जो रिसर्च किया हुआ है विभिन्न किताबों को पढ़ने के बाद जो नोट बनाए हैं, वो नोट के पढ़ने के बातें कुछ अलग है। ऐसा नोट आपको जो बहुत सारे देखे होंगे कि हिंदी में, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट यूपीएससी में नोट्स कैसे बनाएं, ऐसे वीडियो सर्च करते रहते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि नोट के साथ स्टडी भी हो रहे हैं, सब साथ तैयार होते जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा हम नहीं लेंगे आपका टाइम, और अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय।